हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है वेरिएबल, ठीक है। जैसे आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। चर, जैसे आप लोगों ने सिंबल भी यूज किया होगा एक्स वाई जेड, यानी वेरिएबल जो होता है वो कंडीशन के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? चर। जैसे राम की आयु, तो राम की आयु जो है मान लेते थे एक्स, ठीक। तो जो एक्स होता था वो वेरिएबल की तरह होता था। क्यों? क्योंकि राम की आयु चेंज होती रहेगी। 5 साल बाद कुछ और होगी, 10 साल पहले कुछ और थी, 15 साल बाद कुछ और होगी, 5 साल पहले कुछ और थी। तो जो x का मान है वो क्या है? कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम किसी की आय देखते हैं तो आय को भी वेरिएबल से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आय हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। किसी साल कुछ होगी, किसी साल 10% इंक्रीमेंट हो गया, किसी साल 20% इंक्रीमेंट हो गया। तो सैलरी भी क्या होती है? बदलती रहती है। तो जिन चीजों का मान बदलता रहता है वो क्या कहलाते हैं? चर या वेरिएबल। यहाँ पे दूसरी चीज यूज हुई है इक्वेशन, समीकरण। इक्वेशन क्या होता है? कुछ चीजें जब हमने पहले पढ़ा था बहुपद 9th क्लास में, तो उसमें हमने इक्वल का साइन कहीं नहीं देखा। जैसे x² + 5x + 6 ये लिख दिया, ये हमने कहा था द्विघात का एक बहुपद है। लेकिन अगर इक्वल का साइन लग जाए तो वो क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? समीकरण। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा है, जैसे ये मान लीजिए लिखा है 3x + 5 = 9, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण। 3x + 5y = 7, तो ये क्या हो जाएगा? एक समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है? इक्वल लगा है, ठीक। तो जब इक्वल लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? समीकरण। अब देखो इसमें, देखो ये वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? y क्या है? वेरिएबल, ठीक है। तो अगर दो वेरिएबल यूज में, अगर दो वेरिएबल यूज में हो तो उसे हम कहते हैं टू वेरिएबल की इक्वेशन, ठीक। अब एक शब्द यूज हुआ है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? रैखिक। लीनियर यानी रैखिक। अगर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी घात क्या है? 1 है। जो भी वेरिएबल यूज हुआ हो, चाहे एक वेरिएबल यूज हुआ हो, चाहे 2 यूज हुए हो, चाहे 3 यूज हुए हो, अगर घात क्या है? 1, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर या रैखिक, ठीक। तो चर क्या होता है? समझ में आ गया? वेरिएबल। इक्वेशन क्या होती है? लीनियर क्या होता है? ये पता चल गया। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज हो, ठीक, और लीनियर भी हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज हो, जैसे मान लो ये है, तो इसमें कितने वेरिएबल यूज हो? 2, ठीक है। क्या ये लीनियर है? तो x और y की जो पावर है वो हमेशा 1 दिख रही है इसमें, तो ये लीनियर भी है और इक्वल लगा है इसलिए इक्वेशन भी है। तो इस पूरी चीज को हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है, इक्वल का साइन लगा है इसलिए इक्वेशन है, ठीक है, और पावर क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल। तो हमें यहाँ क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे लिखा है पेयर ऑफ, ठीक है। पेयर ऑफ क्यों लिखा है? जनरली लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं ax + by + c = 0, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। a b c क्या है? रियल नंबर, ठीक। अगर हम इसका पेयर लिखें, पेयर लिखे मतलब जोड़ा लिखे, ठीक है। अब जोड़ा लिखेंगे तो एबीसी वास्तविक संख्या है, यहां पे कुछ और होगी और यहां पे
कुछ और होगी, कांस्टेंट यूज होंगे, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और इसका जो पेयर होगा मतलब दो इक्वेशन लिखी जाएंगी एक साथ, और दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम हो, यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो इस पेयर को कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक पेयर है, जोड़ा है, ठीक है, किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, द्वि चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा है, ठीक है। अब ये बात आती है कि इसके हल की बात करते हैं, ठीक है। हल, जैसे मान लो हमको दो इक्वेशन दे दी जाए, ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दे दिया जाए और कहे इसको हल करो, ठीक है, इसको क्या करो? हल करो। तो हल करने का मतलब होता है x और y जो भी वेरिएबल यूज हुए हो उसका मान निकालना, ठीक है। अगर हमसे कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को हल करो, तो इन दोनों इक्वेशन को हल करने का तात्पर्य ये है कि हमें x और y का मान निकालना है जो इन दोनों को संतुष्ट करे। x y के ऐसे मान ज्ञात करना है, वो मान ज्ञात करना है हमें जो इन दोनों को क्या करे? संतुष्ट करे, इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे, ठीक है। तो x y का हुआ मान जो इन दोनों को संतुष्ट करे वो क्या कहलाता है? हल कहलाता है। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? वही जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी होगी, दो इक्वेशन दी होंगी, उनको हमें क्या करना होगा? हल करना होगा, ठीक है। अब देखो हल की बात यहाँ पे हम कर रहे थे, तो हो सकता है कि इन दोनों को सॉल्व करने पर एक हल मिले, हो सकता है इन दोनों को सॉल्व करने पर एक हल मिले, हो सकता है इन दोनों को सॉल्व करने पर अनेक हल मिले, और हो सकता है कि इन दोनों को सॉल्व करने पर हल ही ना मिले, ठीक है। तीन कंडीशन हो सकती है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाला हमने और ये दोनों बराबर नहीं आए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये हमने निकाला और ये दोनों बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसके अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल से मतलब क्या है? एक हल होगा, ठीक है। यानी x का एक कोई मान आ जाएगा और y का एक मान आ जाएगा, ठीक। जैसे अगर हम देखें कि दो रेखाओं की बात करते हैं, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं, एक ही बिंदु पे तो काट रही हैं, एक बिंदु पे ही काटती हैं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला और c1 अपॉन c2 निकाला, और ये तीनों क्या आ गए? बराबर आ गए, तो हम कहेंगे अनंत हल है, बहुत सारे हल मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसके हमें कितने हल मिलेंगे? अनंत हल मिलेंगे। कब? जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या आ जाए? बराबर आ जाए। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे लिखा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये है समीकरण, ठीक। और दूसरी है 14x प्लस 9y इक्वल टू 13। तो इस केस में देखते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या हल मिलेगा? अद्वितीय हल मिलेगा, यानी जिसके जैसा दूसरा ना हो सके, यानी एक हल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही लिखते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 15 बराबर 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, अगर ये लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 यानी 7/14
और 5/10 और 15/30, ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों बराबर हैं। तो इस केस में हमको कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन। अगर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एक हल मिल रहा था। अगर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी यही है, तो कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। और एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक, तो यहाँ इस कंडीशन में कोई हल नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लो हमने लिखा 7x + 5y = 15 और 14x + 10y = 9, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना रहेगा सबसे पहले कि किस कंडीशन में हमें एक हल मिलेगा, किस कंडीशन में अनेक हल मिलेंगे, किस कंडीशन में एक हल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में यही, जैसे कहेगा हल करो, तो हल करने पे हमको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे क्या एक्स वाई का मान निकलेगा। अगर निकलेगा तो कितने निकलेंगे, क्या एक निकल रहा है कि अनेक निकल रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर जब हमको सॉल्व करने को कहता है तो हमें अद्वितीय हल निकालना होता है, यानी एक्स और वाई का एक ही मान निकलता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, उसके हल से क्या तात्पर्य है, और हल जो होते हैं वो एक होंगे कि अनेक होंगे कि एक भी नहीं होंगे, इसके बारे में हम a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल होते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होते हैं तो अनंत हल होता है, और a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तो कोई हल नहीं होता। अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। जैसे अभी हमने बताया कि रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है, x और y का मान निकालना है, तो उसके निकालने के तरीके कितने होते हैं। एक होता है ग्राफ के द्वारा, एक मेथड क्या होता है, ग्राफ के द्वारा। दूसरी होती है बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि भी तीन तरीके की होती है। एक होती है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। यानी जो समीकरण युग्म होगा, रैखिक समीकरण युग्म होगा, उसको आप चाहे तो ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं, चाहे तो बीजगणित की मदद से कर सकते हैं, और बीजगणित में मदद से भी तीन तरह से मेथड दिए गए हैं उसके, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन। तो यहाँ पे सारी विधियों को आपको बताया जाएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं सबके बारे में, फिर हम विस्तार से आगे के लेक्चरों में उसकी चर्चा करेंगे। जैसे ग्राफ द्वारा, तो ग्राफ में क्या होता है कि जैसे दो लीनियर इक्वेशन दी होगी, a1x + b1 + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये दो लाइन दी होंगी, दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हो गया आपका चतुर्थांश। ग्राफ बनाना, किसी भी लाइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने पहली वाली लाइन का ग्राफ बनाया वो ये आया, और दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बनाया वो ये आया, तो कहीं ना कहीं ये कटेंगे। जैसे ये पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है, तो ये दोनों जो लाइन है कहीं कट रही है। अगर कट रही है, कितनी जगह कट रही है, एक जगह, तो इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन है। और जहां पे कट रही है वहां पे x का निर्देशांक भी कुछ होगा और y का निर्देशांक भी कुछ होगा। तो जो x और y का निर्देशांक होगा बिंदु P पे, वही क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, ये जो P निर्देशांक हम निकालेंगे, जहां पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, कट रही है, ग्राफ के द्वारा इन दोनों लाइन को हम ड्रा करेंगे, और जहां पे ये लाइन कट रही है आपस में, ठीक है, वो पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन को बताएगा।
उस पॉइंट का निर्देशांक ही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ के द्वारा ऐसे करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे कि नाम ही से क्लियर है, विलोपन मतलब विलोप कर देना, गायब कर देना। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये आपको इक्वेशन दी हुई है, तो ठीक एक पेयर दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म का एक दिया है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म जो दिए हुए हैं इसमें विलोप करना है, मतलब गायब करना है। आप x को चाहे तो गायब करते हैं, चाहे तो y को गायब करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चाहे तो x के गुणांक को, चाहे तो y के गुणांक, ठीक है, या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को, जो हमको सरल लगेगा वहां पे, ठीक है, बराबर कर लेते हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, अगर जरूरत हुई तो मल्टीप्लाई करके, किसी भी समीकरण को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके x के वेरिएबल को या y के वेरिएबल को क्या करेंगे, गुणांक को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। x के गुणांक में y के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। और बराबर करके दोनों समीकरण को जोड़ के या घटाकर उस वेरिएबल का क्या कर लेते हैं, विलोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो जब एक वेरिएबल गायब हो जाता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। जैसे अगर हमने y का विलोप किया तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और जब x मिल जाएगा तो चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, इनमें से किसी में एक में रख देते हैं तो हमें दूसरे वेरिएबल यानी x का मान मिल जाएगा। ठीक है, अगर y का विलोप किए x मिल गया है, फिर x का मान रख के y भी हमें पता चल जाएगा। तो विलोपन विधि में कैसे करते हैं ये देखिए। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल की, चाहे x की चाहे y की, वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली और दूसरे में रख दी, चाहो तो 1 से y की वैल्यू भी निकाल के दूसरे में रख सकते हो। ठीक है, तो जब हम किसी समीकरण 1 से x या y जिसकी चाहे उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देंगे तो दूसरी समीकरण केवल एक वेरिएबल वाली हो जाएगी। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, एक वेरिएबल हो जाएगी और उस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और जब एक वैल्यू हमें निकल गई है तो हम किसी में पुट करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, जैसे दो समीकरण दिए हैं तो x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। इस तरह हम बना लेते हैं और यहाँ y का गुणांक से स्टार्ट करते हैं। y का गुणांक, फिर कांस्टेंट, फिर x का गुणांक और फिर x का गुणांक और फिर इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, यानी x1 आ जाता है b1 c1 माइनस b2 c1 और y आ जाता है c1 a2 माइनस a1 c2 और 1 बराबर आ जाता है a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये और ये दोनों लेके सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकल जाती है और ये दोनों लेके सॉल्व कर लेते हैं तो y की वैल्यू निकल जाती है। तो आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं और वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा बताया, अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, कैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, कैसे वज्र गुणन विधि से इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ के द्वारा। ठीक है, कि ग्राफ के द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पे एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम अगले मेथड जो विलोपन है, प्रतिस्थापन है और वज्र गुणन है, उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।